हेलो गाइस। आज की इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम 6 मंथ्स के अंदर यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी करें। यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करेंगे हम, इसको हम देखेंगे गाइस। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पास अभी 6 महीने बचे हुए हैं, ठीक है। और ये 6 महीने एडिक्वेट अमाउंट होते हैं किस तैयारी करने के लिए। लेकिन एक बात जान लीजिए, अगर आप स्टार्टर हैं, यानी कि आपने बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किया है, आपने एनसीईआरटी बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आप प्रीलिम्स की तैयारी ये सोचकर थोड़ी ना करेंगे कि हमें प्रीलिम्स निकालना है। आप तो इस चीज से तैयारी करेंगे कि मुझे मेंस भी निकालना है और इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचना है। तो आपका मेन फोकस तो ये मेंस होना चाहिए, ठीक है। ये प्रीलिम्स जो होता है ना, ये तो मेंस का ही एक शॉर्ट वर्जन है। जैसे मान लीजिए, मेंस के ही कॉपी में से, फैक्ट्स में से हम क्या करते हैं, इसमें से कुछ कुछ फैक्ट्स निकाल के प्रीलिम्स में लगाते हैं। मेंस हमारा बहुत वास्ट सिलेबस होता है। इसमें हमारे अलग अलग टॉपिक्स हैं। जैसे जीएस 1 में हमारे 12 यूनिट्स हैं टोटल, ऐसे 20 यूनिट है हमारे जीएस 2 में। इस तरह से यूनिट्स में बटे हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा सिलेबस है हमारा यूपीएससी मेंस का। लेकिन फिर भी अगर आप 6 महीने में तैयारी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कैसे करेंगे आप। अभी हमारा चल रहा है दिसंबर है, ठीक है। दिसंबर है और हमारे पास अभी नेट 6 मंथ्स बचे हैं, 6 मंथ्स। तो इसमें आप कैसे तैयारी करेंगे? तो देखिए, अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उसको क्या करना है, आपको उसको आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ये टॉपिक्स कौन से होते हैं इंपॉर्टेंट, ये मैं आपको अगले एक वीडियो में बताऊंगा। पूरा टॉपिक्स में लेकर आऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हमारे इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं पॉलिटी के लिए आपको बताऊंगा कि आपको राज व्यवस्था में क्या पढ़ना है, आपको जियोग्राफी में कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और ये जो टॉपिक्स मैं बताऊंगा ना, ये एनालाइज करके बता रहा हूँ। ये ऐसे ही हवाबाजी नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर एनालाइज करके बताऊंगा आपको कि यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। आप इसको चेक कर सकते हैं, इस टॉपिक्स को देख सकते हैं क्या क्या यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, चेक करना है आपको। तो इस टॉपिक से आपको जरूरी क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। इसी तरह मैं हर एक टॉपिक्स पे लेकर आऊंगा कि आपको कहाँ कहाँ तैयारी करना चाहिए, किस किस टॉपिक्स पे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कैसे पहचाने। वैसे अगर आप स्टार्टर हैं तो फिर एनसीईआरटी तो आपको पढ़ना चाहिए था, बट अगर फिर भी अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं। सबसे पहले क्या करना है आपको, एक एक बुक हर एक सोर्स में एक एक उठाना है, ठीक है। जैसे इस तरह से मत भागिएगा कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स को फॉलो करते हैं, ये कभी नहीं करना है। हो सकता है आप एक ग्रुप को फॉलो करें, लेकिन एक बात याद रखिए, जैसे हम अगर हिस्ट्री की तैयारी करें, ठीक है, हिस्ट्री में आपको 3 सेक्शन मिलेंगे। पहला हमारा हो गया प्राचीन भारत, प्राचीन भारत। दूसरा हमारा मध्यकालीन भारत होता है जिसे मिडिएवल कहते हैं। और तीसरा हमारा मॉडर्न होगा, यानी कि आधुनिक भारत। इसी में हमारा राष्ट्र आंदोलन भी आ जाता है, ठीक है। तो ये 3 हमारे सेक्शन है। तो जो मॉडर्न हिस्ट्री हमारा आधुनिक भारत है, उसमें आप क्या करेंगे, आधुनिक इतिहास की जो तैयारी करेंगे, उसमें आपको केवल और केवल एक बुक पढ़ना है, अधिक सोर्स के पीछे नहीं जाना है। बार बार कह रहा हूं आपको, एक सोर्स पढ़ना है क्योंकि आपके पास टाइम कम है। और ज्यादा भी टाइम रहे फिर भी एक सोर्स को ही बार बार रिवीजन करना चाहिए। बाकायदे ऐसे अगर आप एक सोर्स को पढ़ के फिर 10 सोर्स को पढ़ रहे हैं, एक सोर्स को फिर रिवीजन नहीं कर रहे, तो उसका कोई फायदा नहीं बनता है। तो आपको क्या करना है, आधुनिक भारत में कोई भी एक बुक पढ़ना है। तो सबसे जो आइडियल बुक माना जाता है वो स्पेक्ट्रम को माना जाता है, स्पेक्ट्रम को। और ये दोस्तों सही में एक अच्छी बुक है। इसमें काफी कंसेप्ट दे रखे हैं अच्छे से, कंसाइज वे में। इसका आपका क्या है, आपको एक सार दे रखा है, यानी कि पाठ जब खत्म होता है लेसन, उसके बाद में एक जिस्ट दे रखा है, ठीक है। उसको आपको ध्यान से पढ़ना है, वहां से बहुत सारे फैक्ट्स आ जाते हैं। जैसे सुधारवाद आंदोलन है, तो वहां पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे इस बार बेथुन कॉलेज से क्वेश्चन आया था एक, कि बेथुन कॉलेज की स्थापना किसने की थी। तो इसमें जीईडी बेथुन ने की थी वैसे तो, लेकिन ईश्वर चंद जो विद्यासागर थे उनका भी इसमें रोल था। तो यहाँ पर एक यूपीएससी 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हर एक सेक्शन से, जैसे आधुनिक भारत से क्या करना है, आपको केवल और केवल स्पेक्ट्रम पढ़ना है। तो स्पेक्ट्रम कैसे पढ़ना है, देखिए ये वैसे स्पेक्ट्रम तो आपका 800 पेज का बुक है, 700-800 पेज का है, ठीक है। तो आपके पास टाइम कम है, आप क्या कर सकते हैं, इसमें से आप 1857 से इससे आगे की कहानी पढ़ेंगे, यानी कि 1857 की क्रांति से आपको पढ़ना है। इससे पहले आपको वो पुर्तगाल, डच, फ्रांसीसी, इन सब चीजों के बारे में मिलेगा कि ये लोग हमारे देश में आए, फिर कैसे इन्होंने व्यापार स्थापित किया, ये सारी चीजें वहां पे मिलेगी। फिर अलग अलग तुम्हें आपको पहला चैप्टर जो है ना स्पेक्ट्रम का, वो भी आप पढ़ लेना। क्योंकि स्पेक्ट्रम के फर्स्ट चैप्टर में क्या है, उसमें काफी सारे फैक्ट्स दे रखे हैं। फैक्ट्स यानी कि कौन से संस्था की स्थापना किसने की, वो वहां पे अच्छे से बता रखा है। कौन से न्यूज़पेपर को किसने स्टार्ट किया, ठीक है।
वो बता रखा है वहां पर, वो आपको ध्यान से पढ़ना है। तो स्पेक्ट्रम में आपको 1857 के आगे की कहानी पढ़नी है, ठीक है। और लास्ट में आपको, स्पेक्ट्रम के लास्ट में आपको क्या है, पेजेस दे रखे हैं। आप देखना स्पेक्ट्रम के लास्ट में काफी पेजेस है जो टेबल के फॉर्म में है, ठीक है, टेबुलर फॉर्म में। इस तरह से यहाँ पर आपको काफी सारे कंसेप्ट दे रखे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक जगह हमारा यहाँ पर कांग्रेस के अधिवेशन हुए तो वो पूरा ही दे रखा है, एक जगह हमारे गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में दे रखा है, ठीक है। इसी तरह एक जगह हमें दे रखा है कि जितने आंदोलन, कृषक आंदोलन हुए थे उसके बारे में दे रखा है, ठीक है। इस तरह से हमारे अलग अलग टेबल सबसे लास्ट में बने हुए, उसको आपको जरूर पढ़कर जाना है, वहां से क्वेश्चन आता ही आता है दोस्तों, वो आपको पढ़ना है, वो मिस नहीं करना है, और उसको बार बार रिविजन करना है, ठीक है। रिविजन रिविजन बहुत ज्यादा जरूरी है। आप एक ही बार पढ़ें उस चीज को, लेकिन उसको बार बार रिवाइज करें, बार बार रिवाइज करें। तो स्पेक्ट्रम आपका मेन सोर्स होगा, मॉडर्न आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन काफी सारे आते हैं हर बार। इसके बाद आप मध्यकालीन और प्राचीन में जैसे है, तो आपके पास अगर टाइम कम हो तो मध्यकालीन व प्राचीन के लिए आप क्या करेंगे, केवल एक काम कीजिए, कहीं नहीं जाना है, बस आप ल्यूसेंट की बुक पढ़ लीजिए। ल्यूसेंट में केवल मध्यकालीन और प्राचीन के बारे में काफी कंसेप्ट, फैक्ट्स बेस्ड दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे फैक्ट काफी ज्यादा है, तो आपको प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, इससे बाहर नहीं आएगा। और अगर क्वेश्चन आता भी है दोस्तों, तो ये सभी के लिए अलग ही रहेगा, यानी कि सबसे सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि सभी बच्चे क्या करते हैं ना, प्राचीन और मध्यकालीन भारत पे थोड़ा कम फोकस करते हैं। तो अगर हो सकता है क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको ज्यादा यहाँ पर क्या करना है, ज्यादा फोकस नहीं करना है, मध्यकालीन और प्राचीन को केवल आपको ल्यूसेंट से पढ़ना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी इतिहास की। तो इतिहास में मैंने आपको बता दिया क्या क्या करना है, प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत। इसके लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी है, केवल और केवल एक, ठीक है, केवल और केवल एक बुक पढ़नी है। उसका नाम क्या है, उसका नाम है हमारा ल्यूसेंट, केवल यही पढ़ना है आपको, ठीक है। ये आपको 30 से 60 पेज में आपके ये कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद स्पेक्ट्रम पढ़ना है आपको, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, ठीक है, आधुनिक भारत के लिए स्पेक्ट्रम। ये आपका 700-800 पेज का है, तो आप मानकर चलिए 1857 की क्रांति के बाद से आपका 500 प्लस पेज है। तो ये 500 प्लस पेज जो है ना, ये आपको सारे ही ऐसा नहीं करना है, मेंस के लिए बहुत ज्यादा फोकस करना है इसमें, लेकिन प्रीलिम्स में क्या करना है आपको, जैसे आप पढ़ेंगे ना, तो इसमें से जो फैक्ट बेस्ड होते हैं, फैक्ट को आपको एक शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है, शॉर्ट नोट्स। आप स्पेक्ट्रम के शॉर्ट नोट्स बनाना है, यानी कि सब किताब ही लेकर मत बैठ जाना कि इसी का नोट्स बना ले पूरी किताब का, वो नहीं करना है आपको। जो फैक्ट है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है फैक्ट, उसको ही केवल शॉर्ट में लिखना है, ठीक है, शॉर्ट में लिखना है। मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको दिक्कत हो तो कमेंट कर देना कि कैसे बनाना है शॉर्ट नोट्स, मैं आपको बताऊंगा एक पेज पे कैसे बनाते हैं शॉर्ट नोट्स, इसमें आपके फैक्ट्स आ जाएंगे काफी सारे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया स्पेक्ट्रम। इसके बाद हम बात करते हैं, ये हमारा इतिहास का सेक्शन हो गया है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारा ज्योग्राफी के लिए। ज्योग्राफी, तो देखिए ज्योग्राफी जो है ना, वो काफी बड़ा सिलेबस है, सिलेबस बहुत बड़ा है, ठीक है। इसमें आपका हमारा भारत का भी आ जाता है, प्राकृतिक भूगोल आ जाता है, ठीक है। इसमें मानव भूगोल आ जाता है भारत का ही, ठीक है। इसी तरह विश्व का आ जाता है, प्राकृतिक, मानव, ठीक है। तो सिलेबस काफी बड़ा हो जाता है। तो आपको करना क्या है, इसके बाद मैप आ जाता है आपका, ठीक है, मैप। तो सिलेबस बड़ा होगा, ये आपको मानकर ही चलना है। तो सिलेबस बड़ा है तो कवर कैसे करें, तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ना ही चाहते हैं तो बस केवल और केवल एनसीईआरटी 11th की पढ़ें, और 12th की भी ना पढ़ें, 11th की एनसीईआरटी पढ़ लें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये 11th की एनसीईआरटी। 11th की एनसीईआरटी में आपको 2 बुक मिलेंगे, ठीक है, 2 बुक, ये दोनों आपको कवर करना है। 2 बुक है 11th की एनसीईआरटी में ज्योग्राफी की, वो कवर करना है, ठीक है। अगर ये भी नहीं करना चाह रहे हैं आप, क्योंकि ये तो क्या है हमारा, ये हमारा ना बेस बनाएगा, यानी कि बेस का मतलब आपको स्टार्टिंग में ही दे रखा है कि कैसे हिमालय बना, ये सब चीज इसमें बता रखा है अच्छे से डिटेल में, तो आपको काफी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हिमालय कैसे बना, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग क्षेत्र है हिमालय के, दीर्घ हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक रेंज है। फिर यहाँ पर हमारा अलग अलग क्या है, अलग अलग दलदली भूमि है, तराई रीजन है, ठीक है, तराई रीजन है, बांगर खादर मिट्टी है वहाँ पे, बांगर खादर प्रदेश है। तो वो सारी चीजें वहाँ पर आपको मिलेगा पढ़ने को, ठीक है। उसको अच्छे से पढ़ना है। ऊपर में यहाँ पर काराकोरम रेंज और ये सब चीजें आपको काफी अच्छी चीजें उसमें दे रखा है, फिर नदियों के बारे में दे रखा है, तो उसमें आपको ये सब कवर हो जाएगा। और इसके रिवीजन के लिए क्या करेंगे, बात है रिवीजन कैसे करें, क्योंकि क्वेश्चन इतना बड़ा बुक है तो रिवीजन कैसे करें। तो देखिए मैं इसके लिए आपको ना इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और वहीं से क्वेश्चन आता है, ये याद रखिए, आपको बिलीव करके चलना होगा, वहीं से क्वेश्चन आ रहा है। कैसे आ रहा है, यानी कि इसमें कुछ कोर एरिया होते हैं, ठीक है,
वहीं से क्वेश्चन हर बार आता है, घुमा फिरा के। ये एनालाइज मैंने किया है कि बार बार क्वेश्चन क्या होता है ना, ट्रेंड बदलता है। जैसे पहले के क्वेश्चन जो होते थे ना, जैसे मान लीजिए मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन जो होते थे पहले के समय में, जैसे 2001 2002 की बात करें, तो उसमें जो क्वेश्चन आता था ना, तो क्वेश्चन के जो ऑप्शन होते थे, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे दिया हमें यहाँ, इसके ऑप्शन दे दिए ए बी सी और डी, और इसके भी 4 ऑप्शन दे दिए, 1 और 2 होगा, यानी ए और बी होगा, ठीक है, 1 एंड 3 होगा, इस तरह से ऑप्शन दे देता था, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन जो दे रहा है, तो इसमें जो ये ऑप्शन होते थे, ठीक है, इन ऑप्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है बाद में। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है। जैसे बेथुन कॉलेज वाला जो क्वेश्चन था, वो हमारा शायद 2000, आई थिंक, मुझे याद नहीं है, लेकिन 2000 ईस्वी में आया था यूपीएससी के प्रीलिम्स में, ठीक है। उसमें एक पॉइंट था जिसमें था कि बेथुन कॉलेज जो था, बेथुन कॉलेज की स्थापना जो था, वो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने की थी, तो वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। तो जो ऑप्शन है, देखो, आपको जब सॉल्व करेंगे ना क्वेश्चंस को, तो ऐसे ही नहीं सॉल्व करना है कि बस सॉल्व कर लिया छोड़ दिया। उस क्वेश्चन के बकायदे जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, बकायदे जो पॉइंट्स हैं ए बी सी डी, उन पॉइंट्स को क्या करना है, एनालाइज करके उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं आपको। इन सभी के शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं विद आंसर, इसके इसके आंसर के साथ। वो कैसे बनाएंगे आप, तो वो आपको बनाने की जरूरत नहीं है, वो मैंने बना रखा है। आप बस इतना करिए, आपको क्या करना है, मैसेज कर देना आपको अगर इस तरह से कोई दिक्कत हो तो। लेकिन अगर आप खुद मेहनत करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि खुद का एनालाइज करना काफ़ी अच्छा चीज़ होता है। तो यहाँ पर अगर आप एनालाइज करें तो ए बी सी डी, ये ऑप्शन में से क्या है ना, इसमें से नोट्स बनाने हैं आपको। नोट्स कैसे बनाने, जैसे मान लीजिए इसके शॉर्ट नोट्स बस लिख देना, जैसे बेथुन कॉलेज किसने बनाया, तो यहाँ लिख देंगे ईश्वरचंद्र विद्यासागर। और अगर एडवांस चाहिए तो यहाँ लिख देंगे जी डी बेथुन ने बनाया था, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो अलग अलग पॉइंट्स पे, अलग अलग क्वेश्चंस पे इस तरह से आपको ट्रिक लगाना है, तरीका लगाना है। आपको ये भी देखना है कि कौन से ऑप्शन होते हैं सही, कौन से ऑप्शन सही नहीं होते, वो भी आपको चेक करते हुए चलना है। तो ज्योग्राफी में क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चंस प्रैक्टिस बहुत सारे करने हैं आपको, क्वेश्चंस प्रैक्टिस बहुत सारे करने हैं, ठीक है। ज्योग्राफी में ये बहुत ज़्यादा जरूरी है क्वेश्चन प्रैक्टिस। प्लस में मैप आपको छोड़ना ही नहीं है, मैप नेसेसरी है, मैंडेटरी है, कंपलसरी है, ठीक है। ये आप कभी नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड से भी देखिए हर बार क्वेश्चन आता है। जैसे मान लीजिए कि भूमध्य सागर से ही क्वेश्चन आया था, भूमध्य सागर के आसपास के जो बॉर्डरिंग कंट्री है, सीमा लगे क्षेत्र, वैसे काला सागर से, लाल सागर से आ जाता है, ठीक है। उसके बाद कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि जो 23.5 डिग्री हमारा 23.5 डिग्री रेखा है, ठीक है, ये जो बीच से जाती है, तो इससे पास होने वाली कंट्रीज के बीच में कौन कौन सी, वो बताएं, ठीक है। तो किसी तरह से भी क्वेश्चन आ जाएगा, हो सकता है शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र कौन से हैं, ये बताना है, ठीक है। उष्ण कटिबंध क्षेत्र के प्रदेश कौन से, वो बताना है। ये सब आपको कैसे मिलेगा, ये सब आपको क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करेंगे ना, उसके साथ साथ, और मैप, इसके साथ साथ आपको ये समझ आता जाएगा। ये आपको करना है, ठीक है। तो ज्योग्राफी के लिए आपको क्या करना है, केवल और केवल ज्योग्राफी के लिए 11th की बुक, 11th की बुक, ठीक है, प्लस में मैप, प्लस में क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। और अगर आप इससे भी ज़्यादा चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी कोचिंग का कोई एक नोट्स को फॉलो कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो कोचिंग नोट्स फॉलो करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे बढ़िया आप क्या करें, इससे बढ़िया आप कोचिंग के जो वीडियोज़ होते हैं या जो यूट्यूब पे वीडियोज़ पाए जाते हैं, ठीक है, उस वीडियोज़ को समझ लें। समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ये पृथ्वी है, सपोज कीजिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, ये पृथ्वी है, तो ये पृथ्वी आप भी जानते हैं कि पृथ्वी गोल नहीं है, ठीक है। पृथ्वी का शेप है ऑब्लाइट, ठीक है, ऑब्लाइट शेप है, यानी कि अंडाकार शेप है, ठीक है, अंडाकार, अंडाकार ऑब्लाइट शेप है, ठीक है। तो ये जो शेप है हमारा, तो ये अंडाकार ही क्यों है, पृथ्वी गोल क्यों नहीं है, बात ये भी है, गोल क्यों नहीं है। तो ये सब आपको समझना पड़ेगा कि गोल क्यों नहीं है। तो पृथ्वी गोल क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि बाहर की तरफ लगता है, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए ये कोई बच्चा है और यहाँ पर बैठा है, तो अगर ये घूमेगा ना, ये सर्कल घूमेगा, तो बच्चा इधर बाहर की तरफ फेंकेगा, बाहर की तरफ फेंकेगा। तो एक सर्कुलर जो सर्कल वृत्त होता है, उसका एक नेचर होता है, एक प्रकृति है कि अगर वो घूमता है, ठीक है, वो घूमता है, पृथ्वी कैसे घूमता है, पश्चिम से पूर्व। इस तरह अगर ये घूम रहा है, तो इसका एक प्रकृति होता है कि वो चीजों को क्या है, बाहर की तरफ फेंकता है, बाहर की तरफ फेंकता है। तो इसी तरह देखिए यहाँ पर जो पृथ्वी था हमारा, यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर चारों तरफ से तो गोल था, यहाँ चपटा है। इसका कारण ये है क्योंकि ये पृथ्वी घूमता है, पश्चिम से पूर्व घूम रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ये सोचेगा, बाहर जाने की कोशिश करेगा, यहाँ भी बाहर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये खिंचाव होगा, इससे इससे क्या होगा, इसके ढाल में खिंचाव आएगा,
और ढाल में खिंचाव होने से क्या होगा, यहाँ और यहाँ पर प्रेशर बढ़ेगा, यानी कि उसका दबाव बढ़ेगा। और जैसे ही भू आकृति यानी कि यहाँ पर भूमि जो है उस ढाल पर दबाव आएगा तो बाहर की ओर खींचने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही वो खींचने की कोशिश करता है तो कुछ उसका शेप इस तरह से बन जाता है, ये दोनों तरफ से बाहर निकल जाता है, इसलिए पृथ्वी गोल नहीं है। तो ये चीजें जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको जरूरी है समझना हर एक चीजों के लिए, क्योंकि आप भले ही प्रीलिम्स पास कर लें, प्रीलिम्स दोस्तों पास कर सकते हैं आप फैक्ट से, लेकिन आपको कंसेप्ट आना चाहिए। कंसेप्ट नहीं आएगा तो आप कुछ भी कर ले, आप मेंस क्लियर नहीं कर पाएंगे, बात जान लीजिए। मेंस क्लियर नहीं होगा, और मेंस क्लियर करने के लिए आपको यूनिट वाइज तैयारी करना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। बच्चे ऐसे ही तैयारी करते हैं, यूनिट यूनिट जैसे अलग अलग हमारे यूनिट हैं, GS1 में अलग अलग 12 यूनिट हैं, वो यूनिट तुम्हें या आपको ये समझना होगा कि यूनिट वाइज तैयारी करें। ऐसा ही कुछ भी पढ़ना नहीं है, रैंडमली पढ़ना कोई फायदा नहीं है, PDF के चक्कर में लगे रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला। तो आपको यूनिट वाइज तैयारी करनी ही पड़ेगी। जैसे यूनिट है, यूनिट 1 तो कैसे तैयारी करें, 2 में कौन से फैक्ट्स डालें, 3 में कौन से डालें, ये यूनिट वाइज आपको करना होगा। इसी तरह आपको पॉलिटी में क्या करना है, पॉलिटी में केवल और केवल एक बुक जो आपको पता ही होगा मेरे हिसाब से, लक्ष्मीकांत की बुक है, लक्ष्मीकांत, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन 99% आते हैं, यानी कि यूपीएससी के जो क्वेश्चन होते हैं यहाँ से 99% आपको मिल जाएंगे। डायरेक्टली आपको नहीं मिलेगा। देखो आप अगर सोचेंगे डायरेक्टली क्वेश्चन मिल जाए ना, तो आप फिर यूपीएससी की तैयारी करना छोड़ दीजिए, क्योंकि यूपीएससी आपको ट्रैक में फंसाएगा, उसका ट्रैक होता है, और ट्रैप में अगर फंसा रहा है, कोई भी ट्रैप में फंसाता है आपको, तो इस ट्रैप से बचने के लिए क्या तरीका है, इससे बचने के लिए 2 ही तरीके हैं। एक तो यह है कि समझ के पढ़िए, कंसेप्ट आपको अच्छे से आना चाहिए, और दूसरा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये आपको लगाना है विथ एनालाइज करके, ठीक है, एनालाइज करके इसको लगाना है, तभी आप इससे बच सकते हैं। क्योंकि पॉलिटी में भी आप डायरेक्ट नहीं क्वेश्चन पूछता भी है, जैसे मान लीजिए नीति निर्देशक तत्व से पूछेगा, तो नीति निर्देशक तत्व से ही अगर आपसे क्वेश्चन पूछे ना, तो वो फैक्ट बेस्ड भी पूछेगा, तो ऐसे पूछेगा कि गांधीवादी सिद्धांत जो है, गांधीवादी सिद्धांत कौन से है, गांधीवादी सिद्धांत कौन से है। तो आप गांधीवादी सिद्धांत आपको कब पता चलेगा, जब इसको बढ़िया से पढ़ रखे होंगे, ठीक है। तो गांधी की विचारधारा आपको समझ आ गई होगी, गांधी क्या सोचते थे, तो ये विचारधारा है, आपको समझना है। जब वो समझेंगे तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रीलिम्स में इसके लिए लक्ष्मीकांत बहुत ज्यादा है, इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। लक्ष्मीकांत को कम से कम आप 2 से 3 बार रिवीजन मिनिमम करके ही जाना है, 2 से 3 बार, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। 2 से 3 बार, क्योंकि आपको सब बोलेंगे, लेकिन एक्चुअली में पढ़ने का 2 से 3 बार भी कम ही है, वैसे तो बताऊं आपको मैं, थोड़ा ज्यादा पढ़ना होता है। ज्यादा का मतलब क्या है, जैसे देखिए मान लीजिए ये पूरा हमारा बुक था, इसको आपको शॉर्ट करते हुए चलना है। आप यही नहीं कि हर बार इस पूरे बुक को, मान लीजिए 500 पेज है तो हर बार 500 पेज आप पढ़ने में लगे हुए हैं, उससे कुछ नहीं होगा। 500 का अगली बार 250 कीजिए, अगली बार इसको 125 कीजिए, अगली बार इससे भी कम कीजिए, 60 पेज में ले आइए। अब वो कैसे लाएंगे, बात ये भी तो है, कैसे लाएंगे, वो आपको रिविजन करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के आपको पता चलेगा कि ये पॉइंट, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो इस टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है उसकी आपको शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। हर एक टॉपिक से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं होते, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आते। जैसे लक्ष्मीकांत में ही कई ऐसे टॉपिक्स है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन कई ऐसे जैसे संसद हो गया, मूल अधिकार हो गया, नीति निर्देशक तत्व हो गया, मूल कर्तव्य हो गया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सबसे क्वेश्चन आपको ही पता आता ही है। ये सब आपको छोड़ना नहीं है, मैं आप टॉपिक बताऊंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, वो आपको करने ही करने हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स के लिए क्या करना है, तो इकोनॉमी जो है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था, उसमें आपको केवल और केवल क्या करना है, केवल और केवल करंट अफेयर्स पढ़ना है, प्लस में एक कंपाइलेशन पढ़ना है। कंपाइलेशन कोई भी आप पढ़ सकते हैं, चाहे तो आप विजन की पढ़ लीजिए, चाहे तो आप दृष्टि की पढ़ लीजिए, या किसी और भी कोचिंग की पढ़ सकते हैं, ये आपके ऊपर है, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एक कंपाइलेशन की वीडियो आपको देखना है और एक करंट अफेयर्स पढ़ना है। ये करंट अफेयर्स कैसे, तो आप क्या कर सकते हैं ना, किसी भी वीडियो सीरीज जैसे यूट्यूब पे चलता है, उसमें आप किसी भी एक इकोनॉमी के वीडियो जो डेली मतलब हर एक वीक में आते हैं, वो आप देख के उसको देख सकते हैं, वैसे नोट्स भी बना सकते हैं उसके, अभी से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है वो आप कर सकते हैं, ठीक है, उतना आप कर सकते हैं। तो इकोनॉमी के लिए आपको दिक्कत नहीं जाएगा। अगर दिक्कत जाता है तो कुछ चैप्टर जैसे मॉनिटरी पॉलिसी हो गया, मॉनिटरी पॉलिसी, ठीक है, ये आपको समझ लेना है। जैसे बैंकिंग हो गया, ये टॉपिक इस पे से क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको समझ लेना है, ठीक है। जैसे टैक्स हो गया, टैक्स से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये आपको समझ लेना है, ठीक है। जीएसटी क्या है, ठीक है, CRR SLR ये आपको इसमें मिल जाएगा, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारी चीज़ें, तो आपको ये सब चीज़ समझ कर चलना है, ठीक है। तो ये इकोनॉमी के लिए हो गया आपका। उसके बाद आपका आता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के लिए
केवल और केवल अगर आप इंग्लिश मीडियम के तो शंकर आईएएस की बुक पढ़िए, काफ़ी अच्छा है बुक है। और आप अगर हिंदी मीडियम में है तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे एक तो कंपाइलेशन, यानी कि यही इस तरह से कंपाइलेशन जो कि दृष्टि या विजन का होगा। एक आपको क्या करना है, किसी भी यूट्यूब पे जो वीडियो चलते हैं उसमें से किसी भी इन्वायरमेंट के वीडियोस देख लेने हैं, ठीक है। देखने का मतलब ये है कि आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो उसके आप नोट्स या तो बना लीजिए, नोट्स बना लीजिए तो बेहतर होता है। जैसे आपको कोई भी पूछेगा कि अगर मान लीजिए स्टार्टिंग में ही आपको पारितंत्र पूछता है, इकोसिस्टम, और आपको पारितंत्र ही नहीं पता क्या होता है तो फिर दिक्कत जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको क्लियर होगा, आप किसी भी यूट्यूब में वीडियो में देख सकते हैं, उसके नोट्स बना सकते हैं, ठीक है, उसके नोट्स बना सकते हैं। तो ये आपका जो कंसेप्ट है वो बिल्डअप कर देगा। लेकिन जो हमारा इन्वायरमेंट होते हैं उसमें करंट सेक्शन के क्वेश्चंस काफ़ी सारे होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ट्रीटी चल रही है, कोई जलवायु समझौता हो रहा है, ठीक है, पेरिस क्लाइमेट यहाँ पर हुआ है, ठीक है, पेरिस सम्मेलन, उससे जो रिलेटेड है G20 सम्मेलन होता है तो वहाँ पर क्या क्या बातें कही गई हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों से क्वेश्चन यहाँ डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है, अलग अलग सम्मेलन से, वो आपको पढ़ लेना है। आर्ट एंड कल्चर में केवल नितिन सिंघानिया, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, केवल नितिन सिंघानिया, ठीक है। इसी के शॉर्ट नोट्स बना के आप इसको रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इतने पॉइंट्स। साइंस के लिए आपको क्या करना है, साइंस के लिए करंट अफेयर्स और कंपाइलेशन मोर देन इनफ है, इससे बाहर नहीं पढ़ना है। और अगर आपको समझना है कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी क्या है, ठीक है, आईपीआर क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं, ठीक है, उसके बाद हमारा स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ये सब आपको क्या है, या बायोलॉजी के सेक्शंस आते हैं, तो ये सब आपको जो है, ये सब आपको यूट्यूब से ही सीख लेना है। क्योंकि आप पैसा क्यों देंगे, आपको सब यूट्यूब पे ही मिल रहा है, तो आप पैसा देकर फिर अगर कोचिंग करना चाह रहे हैं तो ठीक है, और नहीं करना चाह रहे हैं तो फिर यहाँ से सीखिए, सीखना ही तो है हमें, यहाँ भी आपको कंटेंट मिल जाएगा, तो आप इन सबको सीख सकते हैं। वैसे हम भी बताएं आपको, हम लोग भी स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग क्या करेंगे, हमारे चैनल पे आपको किस तरह से मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। GS1, GS2, GS3 और GS4, इसके हम कंटेंट लेकर आएंगे आपके लिए। और वो कंटेंट इस तरह का पीडीएफ वगैरह मैं नहीं दूंगा आपको, याद रखना है, पीडीएफ नहीं दूंगा, क्योंकि पीडीएफ के चक्कर में बच्चे क्या होते हैं ना, पढ़ते नहीं है, वो पीडीएफ के चक्कर में ही पढ़ जाते हैं। आपको क्या करना है, मैं आपको शॉर्ट नोट्स दूंगा, शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स का मतलब है कि वहां पर टू द पॉइंट्स नोट रहेगा। अगर इसको ही आपने रिवाइज कर लिया ना और उसको ही अगर लिख के आ गए तो मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ। क्योंकि जो मैं बनाता हूँ इसको, तो मैं भी इसको मेंस के क्वेश्चन, जो मेंस के प्रीवियस क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन प्लस में कुछ ऐसे अलग अलग हमारे वेबसाइट्स हैं, वहाँ से वेबसाइट से, और क्या करते हैं, जो हमने पढ़ा है, जो हमने टॉपिक्स में पढ़े हैं, जैसे मैंने विजन से बना रखे हैं या अलग अलग टॉपिक से बना रखे हैं, तो उसको मैंने क्या करना है, पहले ही से क्या कर रखा है, कंपाइल कर रखा है। तो आपको बाहर जाने की कहीं जरूरत नहीं है, वहीं आपको सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ। जैसे भूमंडलीकरण है, सपोज कीजिए, मैं कैसे टॉपिक आपको बताऊंगा, भूमंडलीकरण है, तो भूमंडलीकरण क्या होता है, पहले वैश्वीकरण वो बता दिया है, ठीक है, टॉपिक्स में मैंने वैश्वीकरण आपको बता दिया है। वैश्वीकरण के बाद मैंने आपको प्रभाव बताया है, वैश्वीकरण नेगेटिव और पॉजिटिव, प्लस में क्यों है, पॉजिटिव क्यों है, नेगेटिव क्या है, इसके लाभ हानि क्या है। उसके बाद इसके प्रभाव बताए हैं, प्रभाव किस पे, समाज पे क्या पड़ता है प्रभाव, एक व्यक्ति पर इसका क्या प्रभाव है, ठीक है, संस्कृति पर क्या प्रभाव है, अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव है, ठीक है, महिलाओं पर क्या प्रभाव है, बच्चों पर क्या प्रभाव है, बच्चों पर क्या प्रभाव है, ठीक है। इस तरह से आपको काफी सारे सेक्शन मिलेंगे, ठीक है, काफी सारे सेक्शन आपको प्रभाव पे मिलेंगे। तो ये सारी चीजें आपको एक जगह ही मिल जाएगी, ठीक है, एक जगह ही मिल जाएंगी, तो आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। उतना पढ़ेंगे बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा है, इसी को आपको रिवाइज करते चलना है, रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। पढ़ लेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मेंस में क्या आपको लिखना है, मेंस में आपको लिखना है, और लिखने के लिए क्या है, पॉइंट्स याद होने चाहिए। पॉइंट्स याद होने के साथ साथ उसको आपको समझना भी है, समझना भी है। अगर आप समझ लेते हैं तो आपके लिए वो आसान हो जाएगा। मेंस में देखिए, आप प्री के चक्कर में मत रहिए, प्री तो क्या है, प्रीलिम्स, प्रीलिम्स में आपको ये थोड़ा सा डर रहता है कि कट ऑफ क्लियर होगा कि नहीं। वो कट ऑफ क्लियर करने के लिए आपको फैक्ट तो याद करने ही पड़ेंगे, फैक्ट तो आपको लर्न करने ही पड़ेंगे। वो तो आपको मेंस के लिए भी वैसे भी करना है, क्योंकि वो तो वहां भी जाके लिखना है आपको। तो उसकी जगह तो कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करिए ना, कि प्री कम मेंस करिए, दोनों साथ साथ, ठीक है, प्रीलिम्स कंबाइंड मेंस दोनों साथ साथ करिए। इससे क्या होगा ना, आपका मेंस का पहले फोकस रखिए, क्योंकि प्रीलिम्स आपका निकल जाएगा, मेंस में आपको दिक्कत जाएगा, मेंस में आपको दिक्कत जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका GS4 एथिक्स, ठीक है, एथिक्स जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। आपका GS3 जो है, इसमें काफ़ी सारे सेक्शन है, वो कंप्लीट नहीं होगा। GS2 है पूरा हमारा, ठीक है, गवर्नेंस है, पॉलिटी है, ठीक है, ये सारा कंप्लीट नहीं होगा आपका।
फिर GS1 है। तो आपने टॉपिक वाइज अगर तैयारी नहीं की है ना तो आपका कोई फायदा नहीं बनता है, क्योंकि आप पेपर में अगर लिख भी देंगे, आप सोचेंगे मैं तो 20 में से 18 क्वेश्चन कर दूंगा और ये मैं टाइम में ही कर दूंगा। अगर आप ऐसा सोच भी रहे ना तो आप क्या करेंगे, रफ आंसर लिखेंगे। 18 क्वेश्चन करेंगे तो आप रफ आंसर लिख के आएंगे। रफ का मतलब कि उसका कोई ना हाथ है ना पाँव है। जैसे विदाउट फैक्ट्स लिखेंगे आप, विदाउट फैक्ट्स, ठीक है। कंसेप्ट नहीं होगा, कंसेप्ट ही नहीं होगा उसमें, विदाउट फैक्ट्स लिख रहे हैं, ठीक है। इसमें डेटा नहीं होगा कोई, ठीक है, डेटा को यूज नहीं करेंगे, टेबुलर फॉर्म यूज नहीं करेंगे या उसके लिए डायग्राम्स नहीं बनाएंगे, क्योंकि आपने वो पढ़ा ही नहीं, ठीक है। आपका अप्रोच मल्टी डायमेंशनल नहीं होगा। ये सब चीजें कब आएगी, ये सब चीजें आप जब एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करते हैं तभी आती है किसी टॉपिक पे। तो थोड़ा टाइम लगता है उस पर, बट एक बार तैयारी हो जाने के बाद क्या आपको दिक्कत नहीं जाना है इसमें। और अगर आप वैसे ही लगे हैं प्रीलिम्स पे तो दिक्कत जाएगा, क्योंकि प्रीलिम्स तो निकल भी जाए हो सकता है, लेकिन मेंस उसी का निकलता है जिसका पहले ही से मेंस की तैयारी अच्छा है। मेंस का मतलब मेंस को उसने पहले ही से ऑलरेडी तैयार कर रखा है। एटलीस्ट 75% सिलेबस कवर होना चाहिए, सिलेबस कवर होना चाहिए, तभी आपका जाके मेंस निकलता है, क्योंकि इसमें आपका ऑप्शनल भी होता है और ऑप्शनल भी कवर आपका 1 और 2 दोनों में से कोई एक तो एटलीस्ट प्रीलिम से पहले होना ही चाहिए, ठीक है। तो इसमें हमने इतना सीख लिया है कि कैसे क्या तैयारी करना है। तो आपको मैं अगर जिस्ट में बता दूं तो आप ये याद रखिए, हिस्ट्री के लिए हमारा क्या है, हिस्ट्री के लिए हमारा है 2-3 चीज बताया था। एक ल्यूसेंट, ल्यूसेंट की बुक एंशिएंट और मिडिएवल के लिए, और स्पेक्ट्रम हमारा है, स्पेक्ट्रम किसके लिए, मॉडर्न के लिए, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में हमारा 11th क्लास की बुक, 11th क्लास की बुक प्लस में कुछ वीडियोस यूट्यूब के, उसके नोट्स बना लेना आप, ठीक है। प्लस में अगर आपको इसमें मैप 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 साथ साथ करना है, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर एक में लगाएंगे, PYQ लिख देता हूँ मैं, हर एक में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते चलना है प्रीलिम्स निकालने के लिए, ठीक है। पॉलिटी में आपको केवल और केवल लक्ष्मीकांत, केवल और केवल लक्ष्मीकांत और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ, ठीक है। इकोनॉमी में करंट अफेयर्स, कंपाइलेशन, बस काफी है, प्लस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उसके बाद आपका आता है इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में आपको मैंने बताया था करंट अफेयर्स प्लस कंपाइलेशन, प्लस में किसी यूट्यूब पे किसी का वीडियो नोट्स बना लेना है उसके साथ साथ। अगर ये नहीं भी अभी कर रहे हैं ना तो आपका चल जाएगा। देखिए ये आपको बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है करने को, आपको पहले ये सब करना है, बस समझने के लिए ज़रूरी होता है। देखिए अगर आप टाइम कम है तो आप सब कुछ को मैनेज आपको ही करके चलना पड़ेगा, ठीक है। और आर्ट एंड कल्चर, इसके लिए आपको केवल और केवल नितिन सिंघानिया, नितिन सिंघानिया। और देखिए आर्ट एंड कल्चर से एक दो बार क्या होता है ना, कई बार वेबसाइट से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो उसके ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है, वो क्वेश्चन वैसे भी सबसे नहीं होते हैं, ठीक है। तो बस आप इतना अगर कर लेंगे, इसी सोर्स को आप मल्टी रिवीजन करना है आपको, ठीक है, बार बार रिवीजन करना है इसी का। और मैं बता दूं आपको कम से कम 3 से 4 बार तो एटलीस्ट कम से कम इतना रिवीजन होना चाहिए प्रीलिम से पहले, और इसके बाद इसके जो शॉर्ट नोट्स हैं उसके कम से कम 5 से 6 रिवीजन होने चाहिए, तभी आपका प्रीलिम्स निकलेगा। ये बात आप जान लीजिए, अगर आपका ये नहीं है तो प्रीलिम्स निकलना मुश्किल है, ठीक है, प्रीलिम्स निकलना मुश्किल है। और आपको सीसेट के लिए क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सीसेट के लिए आपको केवल और केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ट्रेंड्स जानने हैं, ट्रेंड्स, और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं। अगर आपको फिर भी दिक्कत है तो आप क्या करना है, जो वीडियो सीरीज चलते हैं उसमें आप कॉम्प्रिहेंशन के टेक्निक्स देख लेंगे, कैसे बनाए जाते हैं कॉम्प्रिहेंशन। देखो गलती तो होगा, आप कॉम्प्रिहेंशन में चाहेंगे 100 में से 100, वो नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन वो इजी 10th लेवल के थे ना आती है क्वेश्चन, वहां पर आपको अवधारणाएं, पूर्व धारणाएं, क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या सोचते हैं, तो ये सारी चीजें काफी डीपली पूछी जाती है। तो वो आपको एटलीस्ट आपका 80% अगर एक्यूरेसी है ना, 80% तो बहुत ज्यादा ही है, ठीक है। तो इसमें आपको घबराना नहीं है, 80% भी है तो। प्लस में आपको मैथ्स के लिए क्या करना है, कुछ टॉपिक्स कवर करने, मैं बताऊंगा आपको कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं इसमें। और रीजनिंग, रीजनिंग तो आसान होता है, ये आप कर सकते हैं। अगर आपको डिफिकल्ट लगता है तो आप इसके हर एक चैप्टर से जो जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूंगा, उस चीज़ से, उस टॉपिक से आपको इसको कवर कर देना है। तो यहाँ पर आपको एटलीस्ट 67 ही मार्क्स, देखो 66 मार्क्स लाना है। तो ये आप ना अगर तरीका लगाएंगे तो 40 सही कर रहे हैं, 30 गलत कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा स्कोर बन जाता है, ठीक है, आप पास हो जाएंगे। तो इतना तो आप कर भी सकते हैं, 40 सही 30 गलत, क्योंकि 40 में क्या है आपको 100 मार्क्स बन रहे हैं, और 30 गलत है तो आप समझिए 30 इंटू 0.87, यानी कि सपोज कीजिए 25 या 26 मार्क्स कट गए, फिर भी कितने आ गए, 100 में से 26 माइनस हो गया तो 74 मार्क्स तो आ ही गया, तो आपका वैसे भी कट ऑफ से ऊपर है। तो इतना तो आप
लेकर ही चलते हैं बेस लाइन। तो ये आपकी प्रीलिम्स में सीसेट और GS1 की तैयारी कैसे करना है ये मैंने आपको बता दिया। हमारे चैनल पे आपको हर एक चीज़ों के लिए अलग-अलग चीज़ें मिलेंगी आपको। जैसे मान लीजिए प्रीलिम्स है, ठीक है? तो प्रीलिम्स में आपको हम जो पढ़ाएँगे, तो उसमें अब लक्ष्मीकांत में जो फैक्ट्स होंगे, ठीक है? फैक्ट्स, उसको मैं ट्रिक्स के हेल्प से भी बताऊँगा कई जगह, ट्रिक्स के हेल्प से कि आप उसको याद करने में आपको आसानी हो, ठीक है? याद तो करना ही पड़ेगा फैक्ट्स, क्योंकि आप नीति निर्देशक तक कितना भी बोले कि मुझे याद है यार, अगर नीति निर्देशक था तो आपको आता भी है, मान लीजिए, ठीक है? आता है आपको नीति निर्देशक था तो आ रहा है, तो आप क्या करेंगे उसको? आप समझ तो गए, लेकिन आपको रिवीजन तो करना ही होगा ना, रिवीजन नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा काम? तो ये सारे आपको ट्रिक्स और कंसेप्ट तो आपको बताऊंगा ही, वो आपको इस तरह से तैयारी करना है। लेकिन आपको मैं पहले बता दूं, हमारे चैनल पे आने में इस वीडियोस को टाइम लग सकता है, इसीलिए आप वेट ना कीजिए, कहीं से भी किसी भी सोर्स से आप कीजिए इसको कंप्लीट, ठीक है? तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे करना है तैयारी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हो सकता है हम कुछ वीडियोस डालें स्टार्टिंग में अभी से, तो वो तो आपको मिलेंगे। आप अगर उस वीडियो को देखते हैं तो आपको समझ आ जाएगा किस तरह के हमारे वीडियोस कंटेंट होते हैं, ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।